सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स पे चैप्टर 10 को शुरू करेंगे, जो कि केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध का रहने वाला है। इसके पिछले चैप्टर में हम लोग राजकोषीय नीति को कंप्लीट किए हैं। तो राजकोषीय नीति क्या था कि जिसके तहत सरकार आर्थिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कराधान करते थे या फिर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक उधार के साधन का उपयोग करती थी। तो वही क्या था हम लोग का राजकोषीय नीति था, या फिर अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो सतत विकास को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी खर्च और जो कराधान की नीति थी वही क्या राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती थी। आज की क्लास में हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो राजकोषीय संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध। तो भारतीय संघ ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों और राजस्व के स्रोतों के बीच एक स्पष्ट विभाजन है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कुछ अधिकार तो दिए गए हैं, इनके अपने अलग अलग अधिकार हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके बीच में राजस्व के स्रोत के बीच में भी एक स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। यद्यपि कुछ कर राज्यों के द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं। मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे कर ऐसे हैं जो कि राज्य सरकार के द्वारा लगाए भी जाते हैं और उनका वसूली भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन राज्यों को केंद्र सरकार से कुछ करों से प्राप्त राजस्व में भी भागीदारी है। इसके अलावा कुछ ऐसा कर होता है जो कि केंद्र सरकार वसूलते हैं, लेकिन उससे भी राज्य सरकार को कुछ हिस्सा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ कर ऐसे हैं जो पूरी तरह से केंद्र के द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाते हैं तथा इससे प्राप्त संपूर्ण राजस्व राज्यों को हस्तांतरित हो जाते हैं। यानी कि क्या हो गया, एक तो हो गया कि राज्य सरकार लगाएंगे और राज्य सरकार खुद वसूलेंगे। दूसरा हो गया क्या कि केंद्र सरकार लगाएंगे लेकिन राज्य सरकार वसूलेंगे। और तीसरा, केंद्र सरकार कर लगाएंगे और केंद्र सरकार ही वसूलेंगे, लेकिन उससे भी कुछ हिस्सा राज्य को दिया जाएगा। यानी कि इससे पता चलता है कि केंद्र और राज्य के बीच में करों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजकोषीय अधिकारों का स्पष्ट विभाजन है। जैसे कि 7वीं अनुसूची के सूची में निम्नलिखित केंद्रीय करों का उल्लेख है। यानी कि ये सारे कर मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। जैसे कृषि आय को छोड़कर जो भी अन्य आयकर होते हैं वे सारे चीज़ आ जाएंगे। निगम कर बड़े बड़े उद्योग में लगते हैं। सीमा शुल्क हो गया। अल्कोहल युक्त शराब और नारकोटिक्स अर्थात मादक पदार्थों को छोड़कर अन्य उत्पादन शुल्क, यानी कि अल्कोहल जैसे मादक पदार्थ को छोड़कर बाकी जितने भी उत्पादन शुल्क है ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। कृषि भूमि के अलावा संपदा और उत्तराधिकारी शुल्क ये भी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। कृषि भूमि को छोड़कर परिसंपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर आदि। तो ये सारा कर जो है ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। जिसमें कृषि आय को छोड़कर अन्य आय कर आ जाएंगे। निगम कर हो जाएगा, सीमा शुल्क हो जाएगा, या फिर शराब से संबंधित जो भी है मादक पदार्थ उनको छोड़कर जो भी उत्पादन शुल्क है उसमें भी कर जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। अब एक राज्यों के द्वारा किन किन क्षेत्रों में कर लगाया जाता है, जैसे कि भूमि राजस्व यानी कि ज़मीन का टैक्स मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर राज्य सरकार लगाते हैं। कृषि आय पर कर राज्य सरकार लगाएंगे, कृषि से जितना भी आय होगा उस पर। या फिर भूमि और भवन कर ये भी राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाएगा। अगला है कृषि भूमि पर संपदा एवं उत्तराधिकारी शुल्क, ये भी राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाएगा। अल्कोहल एवं मादक पदार्थों पर उत्पाद शुल्क, तो जैसे कि यहाँ पे था कि अल्कोहल युक्त शराब और नारकोटिक्स अर्थात मादक पदार्थों को छोड़कर जितने भी उत्पादन शुल्क थे वो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जा रहा था। यानी कि अल्कोहल और मादक पदार्थ पर उत्पाद शुल्क जो है वो राज्य सरकार के हिस्से में आता है। स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर शुल्क या फिर कर राज्य सरकार लगाएंगे। बिजली के उपभोग एवं बिक्री पर कर राज्य सरकार लगाएंगे। वाहन कर, टोल टैक्स और मनोरंजन कर ये सभी राज्य सरकार लगाएंगे। तो ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार यहाँ से शायद 7th JPSC में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भू राजस्व कर निम्न में से किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ऐसा करके शायद क्वेश्चन वहाँ पे था। तो ये ध्यान रखना है कि भूमि राजस्व कर, वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर, कृषि आय पर कर, भूमि और भवन कर, या फिर आपका कृषि भूमि पर जो भी संपदा है, और उत्तराधिकारी शुल्क हो गया, अल्कोहल जैसे चीज़ों पर यानी कि मादक पदार्थों पर शुल्क। स्थानीय क्षेत्र में अगर कोई भी वस्तु प्रवेश कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। बिजली का उपभोग एवं बिक्री पर टैक्स। इसके अलावा जो वाहन कर हो गया और जो टोल टैक्स में जो टैक्स कटता है, या इसके अलावा मनोरंजन कर, ये सभी मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जो कि 7वीं अनुसूची में मेंशन किया गया। आगे है राज्यों के द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाने वाले कर को छोड़कर केंद्र के कुछ करों में
राज्यों को आंशिक एवं पूर्ण रूप से हिस्सा प्राप्त होता है जो निम्नलिखित है। यानी कि अभी तक क्या हो गया कि ये सारी चीज़ जो थे ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जा रहा था और ये सारे टैक्स मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे कर हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, उसको एकत्रित भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और उनमें से आंशिक रूप से या फिर कुछ कुछ चीज़ में पूरी तरीके से जो टैक्स होता है वो राज्यों को दे दिया जाता है। तो वो क्या क्या जैसे देखते हैं, तो वैसे कर जिसे केंद्र सरकार लगाती है लेकिन राज्यों के द्वारा एकत्रित एवं उपभोग में ले जाते हैं, जैसे कि अष्टांश शुल्क हो गया, औषधि पर उत्पाद शुल्क हो गया, ये सब। यानी कि मुख्य रूप से अष्टांश शुल्क, औषधि पर शुल्क, ये सारा लगाने का कार्य, इस पर टैक्स कितना होगा ये निर्धारित करने का कार्य केंद्र सरकार का है, लेकिन मुख्य रूप से इसका उपभोग जो है वो राज्य सरकार करती है। तो इसमें क्या हो गया कि केंद्र सरकार लगाती है लेकिन राज्य के द्वारा एकत्रित किया जाता है उस टैक्स को, उपभोग भी किया जाता है राज्य के द्वारा, जैसे कि अष्टांश शुल्क हो गया। तो ध्यान देना हम लोग को, जो अष्टांश शुल्क मतलब क्या हो गया कि जो दस्तावेजों पर लगाया जाता है या फिर औषधि पर लगाने वाला जो टैक्स है वो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा ही लगाया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार उसका उपभोग भी करेगी और एकत्र भी करेगी। दूसरा है वैसे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए एवं एकत्रित किए जाते हैं। यानी कि पहला पॉइंट में क्या था कि केंद्र सरकार टैक्स लगाते हैं लेकिन उसको एकत्रित करने का कार्य राज्य सरकार करते हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट में क्या है कि केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी और उसको एकत्र करने का कार्य भी कौन करेगा, केंद्र सरकार ही करेगा, लेकिन इससे प्राप्त संपूर्ण राजस्व राज्यों को सौंपा जाता है। जैसे कि संपदा या फिर उत्तराधिकारी शुल्क जो हो गया ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार लगाएगी, वसूली भी कौन करेंगे, केंद्र सरकार करेंगे, लेकिन इससे जितना भी कमाई होगा वो सारा केंद्र सरकार राज्य सरकार को सौंप देगी। रेलवे माल भाड़ा एवं भाड़ा पर कर, समाचार पत्र के खरीद एवं बिक्री और विज्ञापन पर कर, तो इससे जितना भी सरकार को कमाई होता है ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार लगाती है, वसूली भी केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये सारे टैक्स राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर इनकी इनकम टैक्स हो गया, निगम कर जो कि बड़े बड़े उद्योगों पर लगाया जाता है, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर से प्राप्त कुल कर राजस्व का केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्त आयोग के द्वारा अनुशासित अनुपात में विभाजन होता है। यानी कि ये सारा चीज़ हो गया, हम लोग का उत्पाद शुल्क हो गया, केंद्र उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क हो गया, आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर। तो यहाँ से जितना भी टैक्स का कलेक्शन होता है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जितना भी टैक्स का कलेक्शन उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक निश्चित अनुपात में वित्त आयोग की अनुशंसा पर बांट दिया जाता है। जैसे कि 14वें वित्त आयोग का सिफारिश था क्या कि इन सबसे जितना भी कलेक्शन होगा उसका 42% जो हिस्सा होगा वो राज्य को दे दिया जाएगा। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 7 JPSC का शायद क्वेश्चन ये वाला, तो ये सब ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में पूछा जाता क्वेश्चन। तो 14वें वित्त आयोग के द्वारा ये अनुशंसा किया गया था क्या कि जितना भी केंद्र सरकार के द्वारा कर वसूली की जाएगी उसका 42% राज्य को दे दिया जाएगा। यानी कि अगर इन सबसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर से अगर 100 रुपया सरकार वसूली करती है तो इसका 42 रुपया जो होगा वो राज्य सरकार को दे दिया जाएगा और बाकी केंद्र सरकार के पास रहेगा। अब केंद्र सरकार द्वारा आरोपित की जाने वाली अधिक भार एवं शुल्कों से प्राप्त राजस्व का राज्यों के बीच विभाजन नहीं होता है। तो ये ध्यान देना है कि किसके विभाजन राज्यों के बीच नहीं होता है। तो अधिक भार एवं शुल्क से जो भी प्राप्त राजस्व होता है उनको राज्यों के बीच में विभाजित नहीं किया जाता है। और बाकी लगभग देखें हम लोग क्या कि या तो केंद्र सरकार लगा रही है, राज्य सरकार वसूली कर रही है, या तो राज्य सरकार ही लगा रही है, राज्य सरकार वसूली कर रही है, या तो केंद्र सरकार लगा रही है और केंद्र सरकार वसूली कर रही है, लेकिन वित्त आयोग की अनुशंसा पर उसको फिर से राज्यों को 42% की हिस्सेदारी दिया जा रहा है। तो यही है हम लोग का केंद्र और राज्य के बीच जो राजकोषीय संबंध है, जिसके बारे में 7वीं अनुसूची में स्पष्ट किया गया है। अब आगे आता है हम लोग का 73वां और 74वां संविधान संशोधन का वित्तीय पक्ष। तो 73वां संविधान संशोधन जो कि हम लोग का 1993 में क्या किया था और इसी के माध्यम से पंचायत को भारत में लागू किया गया था। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग को पंचायत के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो 73वां संविधान संशोधन का वित्तीय पक्ष क्या है उसको देखते हैं। तो जब हम लोग पंचायत पढ़े तो हम लोग सारे आर्टिकल्स को किए थे, 243 A B C D करके सब आर्टिकल को हम लोग वहाँ पे याद करने का कोशिश किए थे। तो अनुच्छेद 243G में प्रावधान है कि राज्य की विधायिका कानून बनाकर पंचायत को वैसा अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बना सके। यानी कि राज्य सरकार कानून बनाएगी और पंचायतों को स्वशासन
संस्था के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाएगी। जैसे क्या क्या हो गया, तो आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने हेतु 11वीं अनुसूची के विषय के संदर्भ में योजना के निर्माण में, यानी कि पंचायत को ये सारा अधिकार दिया गया है कि आर्थिक विकास के लिए या फिर सामाजिक न्याय के लिए भी अलग से योजना बना सकते हैं। या फिर 11वीं अनुसूची में जितने भी विषय हैं, जैसे कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिया गया है, तो इन 29 विषय में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, पंचायत को दिया गया। तो ये 29 विषय में कानून कौन बनाएंगे, पंचायत बनाएंगे, ताकि वे अपना स्वशासन संस्था के रूप में विद्यमान हो सके। आगे क्या है 243H, इसमें क्या है कि राज्य की विधायिका को अधिकार है कि वह कानून बनाकर पंचायत को कर आरोपण का अधिकार प्रदान करे। जैसे पंचायत को कर आरोपण, संग्रहण और उपभोग का अधिकार, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होगी। यानी कि आर्टिकल 243 का H में क्या प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की विधायिका यानी कि विधानमंडल जो होगा वो कानून बनाकर पंचायत को ये अधिकार देगा कि वो टैक्सेशन कर सकती है, करारोपण कर सकती है, उसका संग्रहण भी कर सकती है और उसका उपभोग भी कर सकती है, लेकिन इसकी भी कुछ कुछ सीमाएं होगी। तो अनुच्छेद 243G, इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि पंचायत को एक स्वशासन की संस्था के रूप में हम लोग को स्थापित करना है। इसके लिए क्या राज्य सरकार कानून बनाएगी। प्लस क्या है कि इसी के तहत आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए पंचायत कानून बना सकती है। या फिर 11वीं अनुसूची में जितना भी विषय है, पंचायत को 29 विषय दिया गया है, तो 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार पंचायत को दिया गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो राज्य सरकार के द्वारा आरोपित एवं संग्रहित की जाने वाली करों को पंचायत को प्रदान कर सकता है। यानी कि राज्य सरकार जो भी टैक्स लगाती है, जो भी कलेक्ट करती है, उन सभी करों को कलेक्ट करने का अधिकार जो है वो पंचायत को प्रदान कर सकती है राज्य सरकार। राज्य की संचित निधि से पंचायत को अनुदान राशि प्रदान कर सकता है। यानी कि राज्य का जो संचित निधि है वहाँ से पंचायत को कुछ राशि भी हम लोग दे सकते हैं। अब आगे आता है अनुच्छेद 243I। तो इसमें क्या है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। तो ये ध्यान देना है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया है JPSC के एग्जाम में। तो क्या है 243 का I में पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। और राज्यपाल क्या करते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। ये ध्यान देना है कि प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। ये ध्यान देना है, राज्यपाल करते हैं। कितने वर्ष में करते हैं, तो 5 वर्ष में करते हैं। यह वित्त आयोग राज्यपाल को पंचायत से संबंधित निम्नलिखित अनुशंसाएं प्रदान करेगा। जैसे राज्य और पंचायतों के बीच करों से प्राप्त कुल राजस्व सभी स्तरों के बीच इसका क्षेत्रीय वितरण होगा। यानी कि राज्य सरकार के द्वारा और पंचायत के द्वारा जो भी कर का वसूली किया जा रहा है, उसका जितने भी स्तर है उन सभी स्तरों में अलग अलग तरीके से वितरण किया जाएगा। पंचायत को राज्य की संचित निधि से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि का अनुशंसा भी किया जा सकता है, या फिर पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार संबंधी उपाय भी किए जा सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 243I, इसमें क्या बताया गया है कि जो पंचायत की जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और वित्त आयोग का गठन कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में करेंगे। तो वित्त आयोग का गठन होगा तो उससे क्या होगा कि राज्य और पंचायत के बीच जितने भी कर से कुल राजस्व की प्राप्ति होगी उसकी समीक्षा की जा सकती है, या फिर उनके वो संचित निधि से जो भी अनुदान मिलते हैं उसकी समीक्षा किया जा सकता है, या फिर पंचायत की वित्तीय स्थिति सुधारने संबंधी प्रावधान भी मुख्य रूप से वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब है राज्यपाल यह रिपोर्ट विधायिका के समक्ष रखेगा। यानी कि जो भी रिपोर्ट है, जो भी इससे संबंधित प्रावधान है, यह रिपोर्ट राज्यपाल क्या करेंगे, राज्य की विधानमंडल में प्रस्तुत करेंगे। राज्य के वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग भी पंचायत के संसाधन में वृद्धि के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने संबंधी सुझाव देती है। यानी कि पंचायत की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए राज्यपाल क्या करेंगे, जो भी अनुशंसा आ रही है उसको राज्य की विधानमंडल पर रखेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार भी यानी केंद्रीय वित्त आयोग भी क्या कर सकते हैं, इसमें सुझाव दे सकते हैं कि आप लोग इस प्रकार से कार्य करिए ताकि पंचायतों की स्थिति काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके, इनके संसाधनों में वृद्धि हो सके। तो यही है हम लोग का 73वां संविधान संशोधन का वित्तीय पक्ष, जिसमें हम लोग आर्टिकल 243G देखें, 243H हो गया और 243I हो गया। अब आता है 74वां संविधान संशोधन का वित्तीय पक्ष। तो 74वां संविधान संशोधन का वित्तीय पक्ष, तो राज्य की विधायिका कानून के द्वारा न्यायपालिका को यह अधिकार प्रदान करेगी
जो इसे स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बना सके। यानी कि सेम चीज़ फिर से वही वाला है जो कि 73वां संविधान संशोधन में था। ऐसे कानून में नगरपालिका के लिए शक्ति और उत्तरदायित्व का हस्तांतरण संबंधी प्रावधान शामिल होते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन में हम लोग का पंचायत था और 74वां संविधान संशोधन में हम लोग का नगरपालिका। पंचायत को 29 विषय दिया गया है जबकि नगरपालिका को 18 विषय दिया गया। तो इसमें क्या हो गया कि राज्य की विधायिका कानून बनाकर न्यायपालिका को यह अधिकार देगा क्या कि वह स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने में नगरपालिका को सक्षम बना सके। इसके अलावा ऐसे कानून में नगरपालिका के लिए शक्ति और उत्तरदायित्व के हस्तांतरण का संबंधी प्रावधान भी शामिल होंगे, जैसे कि आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना का निर्माण करना। फिर 12वीं अनुसूची के विषयों से संबंधित योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का अधिकार। तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिया गया है, तो इससे संबंधित जो भी प्रावधान होंगे, जो भी नियम होंगे, वो मुख्य रूप से न्यायपालिका ही करेंगे, नगरपालिका करेंगे। अब नगरपालिका को राज्य की विधायिका को कानून के द्वारा करारोपण एवं फंड का अधिकार प्रदान करेगी। जैसे नगरपालिका को कर के आरोपण, संग्रहण और उपभोग का अधिकार होगा, जैसे कि पंचायत में था, सेम आ रहा है यहाँ पे। राज्य सरकार के द्वारा वसूले जाने वाले कर को नगरपालिका के द्वारा सौंपा जाता है। यह भी वही वाला पॉइंट है लगभग। राज्य की संचित निधि से नगरपालिका के लिए अनुदान राशि उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी कि पंचायत की जगह बस पंचायत डालना है और नगरपालिका की जगह बस नगरपालिका डालना है, सेम टू सेम बाकी सारी चीज़ें। अब इसमें आर्टिकल आता है 243I। इसके अंतर्गत क्या है, तो गठित वित्त आयोग नगरपालिका के वित्त स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को निम्नलिखित अनुशंसाएं देगा। यानी कि पंचायत के लिए वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेंगे, नगरपालिका के लिए भी वित्त आयोग का गठन कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब क्या क्या अनुशंसा कर सकते हैं राज्यपाल को, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो राज्य के कुल कर राजस्व में राज्य और नगरपालिकाओं के बीच उनके वितरण के सिद्धांत की अनुशंसा कर सकते हैं। नगरपालिकाओं के बीच वितरण के सिद्धांत की अनुशंसा करना, या फिर नगरपालिकाओं को सौंपे जाने वाले करों का निर्धारण करना, और राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि, नगरपालिकाओं के वित्तीय स्थिति में सुधार संबंधी उपाय। तो इनसे संबंधी सारे अनुशंसा जो है ये मुख्य रूप से राज्यपाल को अनुशंसाएँ दी जाएगी और ये अनुशंसाएं मुख्य रूप से वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा। अब राज्यपाल इन अनुशंसाओं को राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जैसा पंचायत में था। नगरपालिकाओं के संसाधन की वृद्धि के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु केंद्र वित्त आयोग भी सुझाव देगी। यानी कि सेम टू सेम राज्य पंचायत वाला का जैसा ही यहाँ पे नगरपालिका के लिए है, बशर्ते बस पंचायत हो गया वहाँ पे और यहाँ पे नगरपालिका हो गया, बाकी दोनों सेम है। तो ये हो गया हम लोग का 3 चीज़। एक 73वां संविधान संशोधन में क्या वित्त पक्ष था, 74वां संविधान संशोधन में क्या वित्त पक्ष था, और एक हम लोग का ये केंद्र और राज्य के बीच में किस प्रकार का राजकोषीय संबंध था। अब है आगे हम लोग का वित्त आयोग की भूमिका। तो केंद्र और राज्य के बीच वित्त संबंध को परिभाषित करने के लिए वित्त आयोग का गठन होता है और वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है। तो राज्यों के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं 5 वर्ष में, जबकि केंद्र वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेंगे और 5 वर्ष के अंतराल में ही करेंगे, जिसके बारे में आर्टिकल 280 में दिया गया। तो ये आर्टिकल 280 भी याद रखना है। और कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे 5 वर्ष पर। वित्त आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित संदर्भ में राष्ट्रपति को अपनी अनुशंसा देना है। तो जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय करों से प्राप्त कुल राजस्व का वितरण और राज्य के बीच वितरण की अनुशंसाएं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो केंद्र कर है उनसे जो कुल राजस्व की प्राप्ति होती है उनका वितरण किस प्रकार से किया गया है, या फिर राज्यों के बीच किस प्रकार से वितरण किया गया है। तो इससे संबंधित अनुशंसा जो वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति के सामने करेंगे। वैसे सिद्धांत का निर्धारण जो केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान राशि का निर्धारण करेगी, अर्थात भारत के संचित निधियों से राज्यों के अनुदान देने संबंधी अनुशंसा, यानी कि राज्य को कितना पैसा देना है संचित निधि से, भारत के संचित निधि से, इससे संबंधी अनुशंसा भी कौन करेंगे, तो केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा राष्ट्रपति से। तीसरा पॉइंट है राज्य की वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंचायत एवं नगरपालिका के संसाधन को बढ़ाने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि संबंधी उपाय की अनुशंसा, यानी कि जो राज्य की वित्त आयोग है उनकी अनुशंसा के आधार पर राज्य में जो पंचायत हो रहे हैं या फिर नगरपालिका का जो संचालन हो रहा है, तो उनके संसाधन में वृद्धि करने के लिए संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से उनके आय में वृद्धि संबंधित उपाय की अनुशंसा भी कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति के सामने ही करेंगे और केंद्र वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाएगा।
वित्त आयोग अपनी अनुशंसा राष्ट्रपति को देती है, जो कि संसद के समक्ष रखा जाता है। जैसा कि राज्यों में था कि राज्य वित्त आयोग अपनी अनुशंसा राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और वित्त आयोग एक परामर्शदात्री निकाय है जिसकी अनुशंसा को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ परामर्श देंगे, बाकी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार इसको माने या फिर नहीं माने, इसके लिए कोई भी जवाबदेही उनके पास नहीं होगा। तो ये है हम लोग का वित्त आयोग की भूमिका। अब 16वां वित्त आयोग की अनुशंसा क्या है, तो 16वें वित्त आयोग को भी हम लोग देखते हैं। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया। तो ये ध्यान देना है कि 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो 2023 को किया गया 31 दिसंबर को। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे। ये भी याद रखना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। वे इस बार आयोग के विचारार्थ विषय संवैधानिक अनुच्छेद 280 में निर्देशित विषय तक सीमित है और इसलिए पिछले बार की तुलना में बहुत कम है। तो ये सभी विषय क्या है उसको देखते हैं। तो केंद्र के कर राजस्व का कितना हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए, यानी कि 16वें वित्त आयोग के द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि केंद्र के कर राजस्व का, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी राजस्व की वसूली की गई है उसका कितना हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए। तो जैसे कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि टोटल कर राजस्व का 42% हिस्सा जो होगा वो राज्य को दे दिया जाएगा। केंद्र करों में विभाजित पूल में प्रत्येक राज्य का हिस्सा निर्धारित करना, सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को सहायता अनुदान की सिफारिश करना, यानी कि किसी राज्य को अगर विशेष आर्थिक आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में उनको सहायता के लिए अनुदान संबंधी सिफारिश भी कौन करेंगे, तो 16वें वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। राज्य में पंचायत और नगरपालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि या फिर संचित निधि को बढ़ाने के उपाय की सिफारिश करना, यानी कि नगरपालिका और पंचायत की स्थिति को और भी सुदृढ़ करने के लिए राज्य की संचित निधि से उनको अधिक पैसा देने की अनुशंसा या फिर सिफारिश भी कौन करेंगे, तो 16वें वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। और 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं भारत सरकार द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण आयोग है। यह आयोग का गठन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण को न्याय संगत बनाने के लिए किया गया था। यानी कि 16वां वित्त आयोग जो है ये एक महत्वपूर्ण आयोग हो जाता है जिसका गठन मुख्य रूप से भारत सरकार के द्वारा किया गया है, ताकि राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने या फिर उनके बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण जो होगा वो न्याय संगत तरीके से हो। वो इसीलिए वित्त आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं वित्त आयोग का संरचना क्या है। तो 16वें वित्त आयोग का नेतृत्व एक अध्यक्ष के साथ साथ 4 अतिरिक्त सदस्यों द्वारा किया जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि वित्त आयोग की संरचना में क्या होंगे, एक अध्यक्ष होंगे और इसके अलावा 4 अतिरिक्त सदस्य होंगे, यानी टोटल 5 सदस्य हो जाएंगे, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा। तो इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे, यानी कि जो 5 सदस्य होंगे इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर अन्य सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। सदस्य जो होते हैं वे आमतौर पर सार्वजनिक वित्त, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन और शासन के गहन ज्ञान वाले विशेषज्ञ होते हैं। यानी कि जो भी अतिरिक्त सदस्य होंगे 4 सदस्य, वे सार्वजनिक वित्त के मैटर में या फिर अर्थशास्त्र हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो उन्हीं को सदस्य बनाया जाएगा। अध्यक्ष अक्सर एक अनुभवी अर्थशास्त्री या सार्वजनिक वित्त के अनुभव वाला एक पूर्व नौकरशाह होता है। यानी कि जो अध्यक्ष बनेंगे, जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्य रूप से एक अनुभवी अर्थशास्त्री होना चाहिए जिनको सार्वजनिक वित्त के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए, प्लस वो एक नौकरशाह होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, और वही व्यक्ति वित्त आयोग का अध्यक्ष बनेंगे। तो क्या हो गया कि जो भी सदस्य होंगे उनको सार्वजनिक वित्त, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन और शासन से संबंधित अच्छे नॉलेज होने चाहिए, प्लस जो अध्यक्ष होंगे वे एक नौकरशाह होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा कि वे अनुभवी अर्थशास्त्री होना चाहिए जिनको सार्वजनिक वित्त के संबंध में काफ़ी ज़्यादा अनुभव होगा, तो वही अध्यक्ष बनेंगे जिनकी नियुक्ति मुख्य रूप से राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाएगा। आयोग में एक सचिव और कुछ सहायक कर्मचारी भी शामिल होंगे, यानी कितना होने के बाद एक क्या होगा, सचिव होगा। इसके अलावा उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसके विस्तृत मूल्यांकन और सिफारिश के निर्माण में मदद करेंगे। इसलिए इसकी संरचना इस उद्देश्य से बनाई गई है कि निकाय में सभी जटिल राजकोषीय चुनौतियों को कवर करने के लिए आवश्यक व्यापक विशेषज्ञता हो। यानी कि जो भी समस्या आ रही है राजकोषीय नीति से संबंधित, तो उन सभी चीज़ों को निपटार करने के लिए इतने सदस्यों को यहाँ पे रखा गया है। तो वित्त आयोग की संरचना क्या हो गया, एक अध्यक्ष होंगे, इसके अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष होंगे इनको नौकरशाह होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा अर्थशास्त्री होना चाहिए, अच्छा अनुभव होना चाहिए, सार्वजनिक वित्त के बारे में अच्छा जानकारी होना चाहिए,
तो इनको राष्ट्रपति क्या करेंगे, अध्यक्ष के पद में नियुक्त कर देंगे। इसके अलावा जो 4 सदस्य होंगे इनको सार्वजनिक वित्त, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक सचिव होंगे और सचिव के अलावा कुछ सहायक कर्मचारी होंगे जो कि इनको किसी भी कार्य में मदद करेंगे। तो यही है हम लोग का वित्त आयोग की संरचना। अब देखते हैं 16वें वित्त आयोग का एजेंडा क्या है। तो 16वें वित्त आयोग का एजेंडा क्या है, बहुआयामी होगा, जिसमें राजकोषीय मामले पर पारंपरिक और नए युग की चिंताएं शामिल होगा। इसलिए एजेंडे में अन्य बातों के साथ साथ ये भी शामिल होंगे। यानी कि 16वें वित्त आयोग में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से राजकोषीय मामले तो होंगे ही होंगे। इसके साथ ही साथ वर्तमान समय में जो भी राजकोषीय मामले से संबंधित चिंताएं आ रही है उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ होंगे, जैसे कि राजस्व बंटवारा, तो कर राजस्व के वितरण का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। फिर है राजकोषीय घाटा प्रबंधन, यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे के प्रबंधन के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करना। शहरी वित्त, तो शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और टिकाऊ वित्त पोषण के मॉडल प्रस्तुत करना। फिर आगे है जलवायु वित्त पोषण, यानी कि जलवायु लचीलेपन और सतत विकास के वित्त पोषण के मॉडल अपनाने के लिए साधन और तकनीकी एकीकरण। तो कर प्रशासन और राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। यानी कि 16वें वित्त आयोग में राजकोषीय मामले के साथ साथ राजस्व बंटवारा, राजकोषीय घाटा प्रबंधन, शहरी वित्त, जलवायु वित्त पोषण और तकनीकी एकीकरण, इन सभी चीज़ों को भी शामिल किया गया है। अब आगे 16वें वित्त आयोग के लिए विचारणीय विषय क्या क्या है। तो 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें इसलिए कार्य की रूपरेखा और कार्य क्षेत्र तथा मूल्यांकन के क्षेत्र को बनाने में सक्षम होगी। परंपरागत रूप से संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे, जैसे कर हस्तांतरण मानदंड क्या होगा, तो केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय को नियंत्रित करने वाला मार्गदर्शक सिद्धांतों को तैयार करना, यानी कि किन सिद्धांतों के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच में करों का हस्तांतरण होगा, तो वो तैयार करना। सहायता अनुदान, तो उन राज्यों को अनुदान का प्रस्ताव जिन्हें अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। नगरपालिका एवं पंचायत निधि, तो स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं को पता लगाना और उनके वित्त पोषण के लिए उपाय प्रस्तावित करना। फिर है विशेष वित्तीय आवश्यकताएं, तो कुछ राज्यों की विशेष वित्तीय आवश्यकता होती है तो उनको निर्धारित करना और उनसे संबंधित जो भी उचित उपाय होंगे उनको सुझाना। फिर है सार्वजनिक व्यय समीक्षा, तो राजकोषीय विवेकशीलता और दक्षता को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक व्यय सुधार क्षेत्रों का विश्लेषण और सिफारिश करना। शहरी क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता के मुद्दे, शहरीकरण की तेज गति, बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता और स्थानीय निकायों की समिति वित्तीय क्षमताओं के कारण भारतीय शहरी क्षेत्रों को वित्तीय स्थिरता से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि 16वें वित्त आयोग के विचारणीय विषय के अंतर्गत ये सारे टॉपिक आते हैं। कर का हस्तांतरण के लिए किस प्रकार का मानदंड होगा, सहायता अनुदान किन राज्यों को मिलना चाहिए, नगरपालिका और पंचायत को किस प्रकार से राष्ट्रों कर किया जाए, इससे संबंधित उपाय, या फिर विशेष वित्तीय आवश्यकता है किन राज्यों को तो उनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, या फिर सार्वजनिक व्यय की समीक्षा करना। तो ये सारी चीज़ों को मुख्य रूप से 16वें वित्त आयोग में विचारणीय विषय के रूप में रखा गया। अब इसमें कुछ कुछ मुद्दे भी शामिल हैं, जैसे कि राजस्व सीमा, व्यय में वृद्धि, ऋण प्रबंधन, सेवा वितरण। तो इसको हम लोग देखते हैं करके। तो राजस्व सीमा में क्या आ जाएगा, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि शहरी क्षेत्र में स्थानीय सरकारें अधिक राजस्व नहीं जुटा पाती है। वे अधिकतर संपत्ति कर और उच्चतर सरकारी प्रणाली से मिलने वाले अनुदानों पर निर्भर रहती है। यानी कि जो स्थानीय सरकार है ये मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र से अधिक टैक्सेशन नहीं कर पाती है, और ये स्थानीय सरकार जो है उनका संचालन मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा जो भी अनुदान मिलते हैं उन्हीं के आधार पर होता है। फिर है व्यय में वृद्धि, तो शहरों को बुनियादी ढांचे के विकास और रख रखाव के साथ साथ सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है, और ये आवश्यकता स्थानीय प्राधिकारों के व्यय पर बोझ बढ़ाती है। यानी कि एक तो स्थानीय प्राधिकार का टैक्सेशन बहुत कम हो रहा है, प्लस के शहर को मेंटेन करना है, उनकी जो भी बुनियादी आवश्यकता है उनको फुलफिल करना है, रख रखाव के लिए अलग अलग खर्चे आते हैं। तो इन सभी खर्च को करने के लिए स्थानीय प्राधिकारों के पास, स्थानीय सरकारों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे इनको खुद कर पाएँ, तो कहीं ना कहीं इन पर बोझ बढ़ते जाता है। फिर ऋण प्रबंधन, तो कई शहरों के लिए ऋण प्रबंधन चुनौतीपूर्ण साबित होता है क्योंकि इन संस्थाओं में उचित वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं का अभाव होता है। और सेवा वितरण में क्या हो जाएगा, तो अकुशलताएं उपयोगिता और अन्य नागरिक सेवाएं की लागत वसूली को प्रभावित करती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता प्रभावित होती है। और बेहतर शहरी वित्त के लिए उठाए जाने वाले कदम, इसको हटाइए। तो सेवा वितरण में क्या हो गया कि
सेवा वितरण में अकुशलताएँ, उपयोगिता और इसके अलावे अन्य नागरिक सेवाओं की लागत वसूली को प्रभावित करती है। तो अगर प्रभावित करे तो उनकी वित्तीय स्थिति भी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुख्य मुद्दे मुख्य रूप से 16वें वित्त में रखा गया कि जो स्थानीय सरकार होती है उनके राजस्व सीमा होती है, एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा वसूली नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है कि नगर पालिका का है तो इसके लिए जो बुनियादी ढांचे होते हैं उनका विकास करने के लिए काफ़ी ज़्यादा व्यय करना पड़ता है। ऋण प्रबंधन हो गया, फिर सेवा वितरण, तो ये सारी चीज़ मुख्य रूप से मुख्य मुद्दे में शामिल होंगे। अब शहरी वित्त की स्थिरता बढ़ाने के लिए निम्नानुसार रणनीतिक कदम उठाए जाने चाहिए। तो शहरी वित्त की स्थिरता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या रणनीति होगा, जिसको देखते हैं हम लोग। तो राजस्व तंत्र को सुदृढ़ बनाना, संपत्ति कर सुधारों को समेकित करना, सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क को बढ़ाना तथा भीड़ भाड़ शुल्क और हरित करों सहित राजस्व के नए स्रोतों का विकास करना। यानी कि कुल मिला के शहरी वित्त की स्थिति को तब सुधार सकते हैं जब स्थानीय सरकार के पास पैसा होगा। और स्थानीय सरकार के पास पैसा कब होगा, जब ये जो टैक्स कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से वसूली करें या फिर नए नए टैक्स लगाने के सोर्स उत्पन्न करें। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मोड हो गया। तो निजी निवेश और विशेषज्ञता के माध्यम से बुनियादी ढांचों के विकास के लिए पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित करना, ताकि इससे क्या होगा, निजी क्षेत्र के लोग भी आकर क्या करेंगे, शहरों को विकास करने में ध्यान देंगे, जिसकी वजह से जो स्थानीय सरकार होंगे उन पर बोझ कम पड़ेगा। फिर क्षमता निर्माण, तो वित्त प्रबंधन और शासन को मजबूत करने की दिशा में शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम बनाना। अनुदान आधारित प्रोत्साहन, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का अनुदान के रूप में प्रदान किए गए प्रदर्शन प्रोत्साहन जिनका संतुलन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संसाधनों के कुशल उपयोग पर आधारित होता है। ऋण प्रबंधन ढांचा, तो ऋण प्रबंधन पर मौजूद ढांचे को लागू करना ताकि उधार लेने में विकासशीलता बनी रहे और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके। और आखिरी हम लोग का प्रौद्योगिकी अपनाना, तो राजस्व संग्रहण और सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ताकि इससे अधिक कुशल और पारदर्शिता बनाया जा सके, ताकि करप्शन नहीं होगा। तो जितना भी कमाई होगा वो मुख्य रूप से स्थानीय सरकार के पास ही पहुंचेगी। तो अगर इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग शहर की वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। तो इन रणनीति के माध्यम से हम लोग टैक्सेशन भी बढ़ाएंगे, और टैक्सेशन बढ़ेगा यानी कि शहर की वित्तीय स्थिति भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष क्या है, तो 16वां वित्त आयोग एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है जहां इसकी सिफारिशों को भारत के राजकोषीय संघवाद और आर्थिक विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। संसाधनों के समान वितरण को प्राप्त करने, राजकोषीय घाटे के प्रबंधन को सुनिश्चित करने और शहरों के वित्त पोषण में बहुत जटिल चुनौतियों को समझने और उससे निपटने पर इसके फोकस को देखते हुए आयोग का काम इस देश के लिए एक अस्थायी वित्तीय परिदृश्य को आकार देने में सहायक होगा। और इन सिफारिशों को सफलतापूर्वक लागू किए जाने पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्त संबंध और मजबूत होंगे और शहरी स्थानीय निकायों के बेहतर राजकोषीय स्वास्थ्य में तब्दील होंगे, जिससे मजबूत और टिकाऊ शहरी विकास होगा। यानी कि 16वां वित्त आयोग क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी सिफारिश जो है वो राजकोषीय संघवाद और आर्थिक विकास के दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जिस प्रकार के डिसीजन लेंगे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर संसाधनों का समान वितरण को प्राप्त करना, राजकोषीय घाटे के प्रबंधन को सुनिश्चित करना, या फिर शहर के जो भी वित्त पोषण संबंधित चुनौतियाँ हैं उनको समझना और उनसे निपटने के लिए कार्य करना। तो जैसे कि हम लोग देखें कि शहर में ये सारी समस्याएं आ रही थी, तो इन सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आ गया क्या, हम लोग का सार्वजनिक निजी भागीदारी आ गया, या फिर क्षमता निर्माण हो गया, प्रौद्योगिकी को अपनाना ताकि टैक्सेशन में किसी प्रकार का कोई भी करप्शन ना हो सके। तो ये सारा चीज़ के माध्यम से हम लोग शहर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग लागू करते हैं, इन सभी सिफारिशों को अगर सफलतापूर्वक लागू किया जाता है और केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंध और भी मजबूत होंगे और शहरी स्थानीय निकाय भी कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से कार्य करेंगे और वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे तरीके से विकसित होंगे। तो यही है 16वां वित्त आयोग। तो अगर 16वें वित्त आयोग के बारे में लिखना आता है तो हम लोग को ये सारे चीज़ पॉइंट्स कम से कम लिखने ही पड़ेंगे कि इनका संरचना किस प्रकार से है, कितने सदस्य होते हैं, क्या कार्य है, क्या एजेंडा है। तो ये सारे पॉइंट कम से कम हम लोग को मेंशन करना होगा, जो कि सफिशेंट होगा। तो यही हम लोग का आखिरी टॉपिक था, और इसी के साथ हम लोग का जो 10वां चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है। इसके बाद और 2 चैप्टर होंगे, और ये 2 चैप्टर को ख़त्म करने से हम लोग का सेक्शन ए भी ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।